क्योंकि 2 साल आपका पक्का खराब हो जाएगा अगर प्रीलिम्स पर फोकस नहीं। चलिए 19 और 20 यानी कल और आज दोनों डेट का हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चे पूछ रहे यूट्यूब पे क्लास, स्वाभाविक है क्लास यहां होती है ऐप पर। यूट्यूब पर भी सेशन के कुछ हिस्से या पूरा सेशन डाला जाता है, वो टीम करती है, बट ऐप पर सुबह 9 बजे मैं लाइव होता हूं और सारी क्लास वैसे ही चले जो पिछले 5 सालों से 6 सालों से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, सेम उसी पैटर्न पर, कहीं से कोई कंजूसी नहीं, उससे बेहतर कंटेंट अब है। तो क्या क्या टॉपिक हैं जिस पर हम लोग कल बातचीत कर रहे थे और वहां पर जो है हमारी क्लास रुकी। तो एक तो शेख हसीना की मौत की सजा, मैं फिर कह रहा हूं बहुत बड़ी न्यूज नहीं है क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने जा नहीं रही है। एक व्यक्ति को आप सजा दे रहे हो और वह व्यक्ति जब सुनवाई हो रही है तो उस कोर्ट में उपस्थित नहीं है, तो ये कोस या केस जो भी है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल ही कमजोर है। तो सिंपल अंतर्राष्ट्रीय स्तर यहां कहने का मतलब हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी, विश्व के विभिन्न देशों में भी इस केस की कोई अहमियत, यानी जो सजा मिली है ये बिना अहमियत वाली बात है और भारत उनको भेजने भी नहीं जा रहा है। तो एक दो चीजें यहां पर जो सीखने वाली हैं वो यही है, आईसीटी ये एक ट्रिब्यूनल है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपके यहाँ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां पर आईसीटी एक ट्रिब्यूनल है, इसी ने मौत की सजा दी है। मुझे इसी आईसीटी के बारे में बताना था और एक निबंध यहां पर आपको सिखाना था जिस पर कल मैं बातचीत किया भी था लेकिन आवाज अच्छे से आ नहीं रही थी। तो आईसीटी ट्रिब्यूनल क्या है? जिसने शेख हसीना को दोषी ठहराया, यानी इसी ने मौत की सजा दी है। अब ये मौत की सजा दी है तो मेरे दिमाग में एक निबंध चमका। उस निबंध का नाम है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर। यह निबंध है जो कहता है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं जा सकते, यानी आपने कोई गलती की है तो फिर उसे आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर कभी 15 साल के थे, आज आप 25 साल के हैं, तो पुनः 15 साल की उम्र में नहीं जा सकते। आप अपनी क्लास में जब 10th क्लास में थे, आज आप ग्रेजुएशन पीजी में हैं, स्वाभाविक है फिर से आप 10th क्लास में नहीं जा सकते। तो यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर। लेकिन अगर इसको सिस्टम के संदर्भ में लेकर के आते हैं, व्यवस्था के संदर्भ में, चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें हर एक निबंध को व्यवस्था के संदर्भ में ही देखने की जरूरत है। यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर कहा जाता है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इसका जो भाव है वो यही है कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप उसे दोबारा मत करिए, उसको सुधार कीजिए। अगर आपसे कोई भूल हुई है तो उसको बेहतर रिफॉर्म्स के साथ आप आगे बढ़ाइए, वो चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हो, वॉट एवर। यहां मैंने लगाया है कि भाई आप उसी नदी में दोबारा उतर भी सकते हैं। यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, ये कहा जाता है अमूमन, यह एक भाव है, लेकिन कभी कभी हर भाव के अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये आईसीटी ट्रिब्यूनल ये बनाया गया था शेख हसीना जी के ही द्वारा और उसी आईसीटी ट्रिब्यूनल ने आज उनको मौत की सजा दी है। तो कौन कहता है कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर? तो इस प्रकार की एक दो चीजें यहां पर देखेंगे। मैंने पहले भी बताया कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छे आर्टिकल्स आ नहीं रहे, जो आ रहे हैं वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको रखना पड़ा, अदरवाइज मैं इनको रखता भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आईसीटी पर एक चर्चा करूंगा, एक लाइन बस, भारत बांग्लादेश जो संबंध है, तो इनको वहां भेजने की जो बात है बस उतना ही, यानी क्या हम भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, तो क्या हम जो प्रत्यर्पण संधि उनके साथ किए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उसका उल्लंघन है? तो ये एक दो चीजें हैं महत्वपूर्ण, बाकी तो सब बेकार है। तो बस जीएस पेपर 2 आईआर, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, अगर कभी भी कोई प्रश्न आ जाए तो बांग्लादेश के संबंध को लेकर के, तो शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान हमारे संबंध बेहतर रहते हैं, उसका हल्का सा हम लोग जिक्र करेंगे। जीएस पेपर जीएस पेपर 4 इथिक्स, बांग्लादेश की सरकार को हम नैतिकता के कटघरे में खड़ा करेंगे। किसके कटघरे में? नैतिकता के कटघरे में खड़ा करेंगे और फिर प्रीलिम्स की एक बातचीत करेंगे, यानी प्रीलिम्स की बातचीत मींस आईसीटी। अब यहां पर एक बड़ा गजब का टॉपिक है मेरे बच्चों। अब देखो, हर दिन मेरी क्लास में ना, कभी भी आप देखो, एक इंटरलिंकिंग का लेवल है, वो आपको बड़ा मजा देगा। देखिए, कल क्लास नहीं हुई लेकिन उसका बड़ा फायदा हो गया। फायदा क्या हुआ? नोट्स हमने आपको शेयर ही कर दिए थे। आज जो कल टॉपिक था कि चाइना ने कैसे अपने यहां एयर पोल्यूशन कम किया है, भारत उनसे क्या सीखे।
हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको मैं बार बार कराता हूं क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और जबरदस्त समस्या है बच्चे। आप सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते, बच्चों को आप पार्क में दौड़ा नहीं सकते, चला नहीं सकते, इनफैक्ट इतना ज्यादा एयर क्वालिटी खराब है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो हमें भी पता है, आप इसको पढ़ा भी चुके हैं। हाँ, अब ये जो आज आने वाला है ये आएगा इस टॉपिक के साथ। ये शब्द आप बताइए जितने भी बच्चे क्लास में हैं, एट्रीब्यूशन साइंस, क्या आपने इसके पहले, आज के लेक्चर के पहले इस टर्म को सुना है? एट्रीब्यूशन साइंस ये क्या है? देख सकते हैं पूरा इस पर आज साइंस वाले पेज पर आया हुआ है हिंदू के। एट्रीब्यूशन साइंस, द ट्रिकी टास्क ऑफ लिंकिंग डिजास्टर्स टू एमिटर्स। आपदाओं को एमिटर्स से जोड़ने का मुश्किल काम एट्रीब्यूशन साइंस। एट्रीब्यूशन साइंस क्या होता है? तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो दिल्ली का प्रदूषण है या चाइना का प्रदूषण था जिसको उसने खत्म किया, वायु प्रदूषण, ऐसे बहुत सारे प्रदूषण, तो उसके लिए मानव कहां तक जिम्मेदार है और एट्रीब्यूशन साइंस क्या है और कैसे वह इन विषयों को समझता है और आपको हमको समझाता है। तो आने वाले समय में एट्रीब्यूशन साइंस पर आपसे प्रश्न जरूर बनेंगे और मजेदार टॉपिक है, दिल आपका खुश होने वाला है इस एट्रीब्यूशन साइंस पर। आप कैसे, जरा एक बार देखिए, फिर वापस आऊंगा। भारत और दुनिया में लगातार बढ़ती जलवायु आपदाओं जैसे दिल्ली में स्मॉग, मैं नहीं कह रहा हूं, आर्टिकल में लिखा हुआ, मतलब इस कंटेंट में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर देखिए, ऊपर ही ऊपर देखिए, दिल्ली एयर पोल्यूशन, ये लिखिए, दिल्ली एयर बिकेम, देख सकते हैं, मंद, अनब्रिथेबल, आप सांस नहीं ले सकते हैं, इतनी घटिया यहां की वायु हो चुकी है, यानी सांस लेने वाली। तो आप जरा देखिए, भारत और दुनिया में लगातार बढ़ती जलवायु आपदाओं जैसे दिल्ली में स्मॉग, हिमालय में फ्लैश फ्लड, अब ऑब्वियस एक पॉइंट और इसमें, या चक्रवात को वैज्ञानिक अब ह्यूमन एक्टिविटीज से जोड़ने का वैज्ञानिक तरीका विकसित कर रहे हैं। जरा समझिएगा कि यानी किस प्रकार से ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम यानी मानव, सुनील अभिव्यक्ति, आईक्यू आईपी के बच्चे और ऐसे ही पूरी दुनिया जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी को निर्धारित करने का एक वैज्ञानिक तरीका विकसित किया जा रहा है, वही वैज्ञानिक तरीका एट्रीब्यूशन साइंस के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और यह एट्रीब्यूशन साइंस क्या बताता है? ये क्या यह बताता है कि किस हद तक, किस सीमा तक किसी भी आपदा, चाहे वो स्मॉग हो, फ्लैश फ्लड हो, चक्रवात हो, किसी भी आपदा की जो इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता है, कुछ भी है, उसके पीछे मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार। अब अगर वो ऐसा बताएगा कि मेरे काम से, यानी मनुष्य के काम से ग्रीन हाउस गैस कैसे उत्सर्जित हो रही है और उससे कैसे वातावरण में इस प्रकार की आपदाएं घटित हो रही हैं, तो हम मतलब क्या, हम सब सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो सुनील अभिव्यक्ति जिस सिस्टम से आपको पढ़ा रहे हैं, यानी मेरा पैनल, मेरा कंप्यूटर, मेरी सारी चीजें, तो इनसे मैं कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही गवर्नमेंट कितना अपनी जो भी उसकी पॉलिसीज होती हैं उसको जब वो इंप्लीमेंट करती हैं तो उससे कितना, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, लोकल बॉडी हो, वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही हैं और उससे वहां का जो पूरा, आप देख सकते हैं ये जो जलवायु आपदा है वो कैसे प्रभावित हो रही है। आपके देश के बैंक, आपके देश की अदालतें, आपके देश के बीमा कंपनियां, इन सब पर इस साइंस का गहरा प्रभाव होगा, ये बात यहां पर डिस्कस की गई। तो सोचिए आप कि दिल्ली स्मॉग, तो इसी के साथ हम लोग वहां पर उसको जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जीएस पेपर 3 प्रदूषण सिलेबस का पार्ट है मेंस में और प्रीलिम्स के भी, फिर जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां क्या है रोकने के लिए, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। तो बहुत सारे एसे एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गए या जो भी फिलोसफिकल एसे आते हैं भाई, अब विजनरी डिसीजन, विजडम, दो चार जो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे बिहार पीसेस वाले यूज कर सकते हैं, अगिला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, अगिला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, यानी चाइना ने, अब देखिए कैसे बिहार पीसीएस के इस निबंध में 100% टक्कर मार रहा है कि अगिला खेती आगे आगे, यानी चीन ने वायु प्रदूषण से निपटारा कर लिया, यानी वायु प्रदूषण को कम किया, तो अगिला खेती किया। और पछिला खेती स्वाभाविक है, भारत
को अब इससे सबक लेना पड़ेगा कि उसने कैसे किया। तो आप इस निबंध में भी डाल सकते हैं कि चीन अगिला खेती आगे आगे की अवधारणा पर चलते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने पर कामयाब रहा है। अब समय है कि भारत उससे सबक ले और अपने यहां वायु प्रदूषण को नियंत्रित करे। क्यों? क्योंकि अगर वह अगला कदम नहीं उठाएगा, प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाएगा, तो स्वाभाविक वो पीछे रह जाएगा और इसीलिए कहा जाता है अगला खेती आगे आगे। तो आप कैसे भी किसी भी प्रकार से बहुत सारे निबंध है, ठीक है। जीएस पेपर 3, 2 ऐसे ये सब प्रीलिम। फिर इसके बाद आता है प्रीलिम्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों है सी काऊ के ऊपर एक रिसर्च आया। सी काऊ को मानव की गतिविधियों से कैसे नुकसान हो रहा है, यानी एक स्पीसीज जो अब अंडर थ्रेट है। तो प्रीलिम्स में ऑब्वियस आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद है सेंटिनल 6B। यह समुद्र का निरीक्षण करेगा, एक सैटेलाइट है। क्या करेगा? समुद्र का निरीक्षण करेगा। तो ये सब तो प्रीलिम्स के लिए अच्छे टॉपिक होते ही होते हैं। और जहां तक बार बार मैं प्रीलिम्स की बात करूं, इसलिए आप देखो हमारे कंटेंट में प्रीलिम्स, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं क्योंकि एक्चुअली हमारी आदत होती है ना चुटका पढ़ने की। चुटका यानी जो पतले पतले चुटके आते हैं, आप देखते हो मतलब पर डे हर एक टॉपिक पर 3 क्वेश्चन मिनिमम हम हर एक टॉपिक पर प्रीलिम्स देते हैं, यानी 5 मतलब 15 क्वेश्चन तो केवल 5 टॉपिक्स हो गए, बाकी कितने टॉपिक हैं। प्रीलिम्स इसलिए बहुत बड़ा संकट है। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार मेरे बिहार ग्रुप के बैच में लगभग 27 बच्चे हैं जिन्होंने मेंस लिखा। बिहार पीस कितने बच्चे हैं? 27 बच्चे हैं जिन्होंने मेंस लिखा। लेकिन इस बार जब प्री का रिजल्ट आया 71 बीपीएससी का, अब चूंकि मेरे पास तो जो बच्चे होते हैं वो हिंदू से ही आते हैं स्वाभाविक रूप से, तो ज्यादा होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल बिहार जहां पढ़ाया जाता है बच्चे वहां जाते हैं और जाना भी चाहिए, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। लेकिन जो बच्चे सीरियस है हिंदू में, मेंस आपको मेरे साथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स निकलता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझिएगा, एक बार प्रीलिम्स निकलता है और अगर आप मेंस बहुत अच्छे से नहीं करते तो एक समस्या है। आप कहेंगे सर आपके साथ तो करते हैं, तो मेंस इस टाइप से क्लासेस के थ्रू नहीं होता है। अभी मैं एक अभी नहीं दिखाऊंगा, एग्जाम हो जाए। जैसे देखो किसी भी बच्चे की जो तैयारी होती है ना, जो मतलब पूरा उनका एक सिस्टम बनता है, डेली उनके साथ कनेक्शन चाहिए कम से कम। मतलब क्या आप कर रहे हो उस पर निगाह होनी चाहिए, प्रत्यक्ष उस पर काम होना चाहिए। लेकिन अब वो उसके लिए उसकी एक कॉस्ट होती है जो आपके पास होती नहीं, ऑब्वियस है। पैसे वाला इशू यहां पर फंसता है, क्योंकि एक कोई टीचर पूरा अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको पूरा अपना एक समय वहां देना पड़ेगा, उसको फिर क्लासेस रोकनी पड़ेंगी। क्लासेस अगर रोकनी पड़ेंगी तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो मैं आपको स्टार्टिंग में भी यूपीएससी का जब रिजल्ट आया था तब भी बता चुका हूं। खैर, लेकिन मैं सबसे कहूंगा क्यों, क्योंकि उन बच्चों में से केवल 6 बच्चे इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। ध्यान समझिए, 27 में से एक बार कोई यहां पर हो ग्रुप में, गीता आप हो शायद, तो आपका हुआ भी है। तो जो बच्चे प्री क्वालिफाई किए हैं, 27 बच्चे मेंस में थे टोटल, उसमें से केवल 6 बच्चे जहां तक मुझे पता है, और उसमें 6 की 6 लड़कियां। एक जितेंद्र, जितेंद्र आप हो बेटा क्लास में आना, शायद आप ही ने ये प्रश्न भी किया था कि भाई कितने लोग क्वालिफाई किए, तो उसमें सारी लड़कियां ही क्वालिफाई की हैं, तो आपने इमोजी वगैरह भी बना के भेजा। कह रहे भाई कोई तो लड़का हो तो बता दो। जितेंद्र चौधरी, अच्छा आप आ गए। आप बताइए कितने बच्चे बेटा पास हुए, चूंकि डेटा आप ही के पास, इनका भी हुआ है। एक बार आप बताना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 27 में से 6 से 7। अब आप सोचो कि 27 में 7 अगर क्वालिफाई कर रहे हैं और जो पिछला मेंस लिख चुके हैं, तो अब आप समझिए संकट क्या है। संकट ये कि अगली बार आप प्रीलिम्स रुकने का खतरा, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि उस 27 में से 7 अगर मेंस दे रहे हैं तो बाकी के जो 17-18 फेल कर गए। आप सोचिए अब उनको 1-1.5 साल का झटका लगा कि नहीं लगा। अगला अटेम्प्ट आएगा, फिर अगली प्रोसेस स्टार्ट होगी, ईश्वर करे उनका हो जाए। बाई चांस एक बार और झटका लगा, फिर वहीं से कहानी खत्म, और फिर छोटे छोटे सरकारी नौकरी कुछ मिल जाए, ग्रुप डी सी कुछ भी। आपने जो ड्रीम देखा था बिहार पीसीएस का वो गया। यही यूपीएससी के साथ होता है, यही हर एक एग्जाम के साथ, यही मेरे साथ है, यही आपके साथ है। ऐसा नहीं कि उसमें मैं अलग हूं। फेल होने के बाद आप ऑब्वियस आपका ड्रीम खत्म हो जाता है। मैंने भी इंटरव्यू दिया है इसका, लेकिन उसके बाद मेरा ड्रीम खत्म नहीं हुआ। तो मेरा अपना कहना है कि प्रीलिम्स दुनिया की सबसे बड़ी आपकी ताकत होनी चाहिए, और वही प्रीलिम्स यहां पर आप देख सकते हैं। हिंदू में इतना मैं देता हूं, जो भी दुनिया में घटित तीनों अखबारों की कोई भी ऐसी चीज है जो छूटनी नहीं पाती। तो प्लीज इसको
आप लोग कोशिश करिए, चुटका पढ़ने के बजाय इन सब चीजों को पढ़िए, एनालाइज करिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना चुटका खुद बनाइए। मेरा ये कहने का मतलब है, तब जाकर के चीजें बेहतर होंगी। रिजल्ट नहीं होते प्रीलिम्स में, तो आप मेंस क्या लिखेंगे, आप निकलेंगे कैसे? और अगर एक बार आपका प्रीलिम्स हो गया, उसको आपने अच्छे से साधा नहीं, तो स्वाभाविक रूप से फिर अगली बार आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, तो सारी प्रोसेस ही आपकी रुक गई। तो एक अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट, वो तभी हो पाएगा जब हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे। इस चीज को आप पॉजिटिव लीजिएगा। इस नेचर में सब कुछ पॉजिटिव है, नेचर नेगेटिव नहीं है। तो जो पॉजिटिव सोचता है वही निकल पाता है, नेगेटिव सोचना, अपने ढंग से सोचना, तो फिर लोग सोचते रह जाते हैं। आपको और हमको, मेरे बच्चों, और एक बार आप कमेंट करिए, काफी बच्चे क्लास में हैं, एक बार आप लोग कमेंट कर, चुकी फ्री क्लास है, ऑब्वियस है, काफी बच्चे आते हैं, तो एक बार 800-900 बच्चे इस क्लास में ऐप पर मुझे तुरंत देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप लोग यहीं पे कमेंट कर दीजिए। यहाँ के सारे कमेंट तो मुझे दिखते भी हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यानी जब तक 1 to 1 आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, मैं किसी भी एग्जाम की, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, आईएएस हो चाहे जो, उसमें आपकी समस्या, मेरी समस्या, वो एक अलग चीज है, उसको आप हटाइए, मुश्किल है। क्योंकि आप 300 नंबर का निबंध लिख रहे हैं, अगर उसमें मेरी डेली भूमिका नहीं है, डेली तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन मेरी भूमिका नहीं है, तो आप किसी से भी निबंध पढ़िए, लिखिए, आप वो बेहतर निबंध, आपको कोई कंटेंट दे सकता है, लेकिन आपका जो सोचने का इंटेंट है वो डेवलप कौन कराएगा? वो कैसे छोटी छोटी कहानियों से आपको समझाएगा? आप इसको समझिएगा बच्चे। इसलिए मैं तो अब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इस पे सीरियस हूं, और शायद मैं, मेरे मुंह से अब निकलेंगे भी ये वर्ड पूरे हाथ विनम्रता के साथ, कि ये एग्जाम सबके लिए नहीं है। प्लीज इसमें आने से पहले आप और चीजों पे सोचें। पहले भी मैं बोलता रहा हूं ऐसा, लेकिन अब मुखर होकर के बोलना चाह रहा हूं, वो भी हाथ जोड़ के, जिससे किसी को भी ये ना लगे कि सर का भाव कुछ भी नेगेटिव है। बिल्कुल हाथ जोड़ करके मत आइए इस तैयारी में, क्योंकि आप बहुत काम करना होता है। अभी जैसे मैं इंटरव्यू में, बच्चे हैं, मैं क्या बोलूं, बहुत काम करना पड़ता है, एक एक चीज पर काम। आप सबके इंटरव्यू पे, अभी जैसे बिहार पीसीएस, बोलना कैसे, स्माइल कैसे रखनी, फेस कैसे लेना है, बॉडी कैसे रखना, शोल्डर कैसे आपके होने चाहिए। क्योंकि जो वहां 5 लोग बैठे हैं, वो ये सोच के नहीं बैठे कि आप गांव से आए, कि आप शहर से आए। वो तो एक बैच में 5 बच्चा आ रहा है, अगले में 5 बच्चा नहीं, एक बोर्ड को 10 बच्चे का इंटरव्यू अप्रोक्स ऑन एन एवरेज लेना है। तो वो ये थोड़े देख रहा है तुम कहां से आओ, सरकारी स्कूल से आओगे तो तुम थोड़ा ढीले बैठे हुए हो, थोड़ा सा ऐसे बैठे हुए, तो आपको वो अधिक नंबर देगा। और वहीं आपके साथ एक बिल्कुल आया, उसका शोल्डर, उसका एडिकेट, उसका मैनर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी इसकी एनर्जी, इसके आवाज से पूरे कमरे को गुंजायमान कर रही, तो उसको नंबर देगा कि आपको नंबर देगा? मुझे मिला नहीं मिला ना। तो हमारी तो बेसिक समस्या वहां भी 275 मार्क्स की भी समस्या है। तो बहुत सारी चीजों पे काम करना होता है। इसलिए आप अपनी लाइफ में टीचर को पकड़िए, जकड़िए और रखिए, और सुबह से शाम उसके साथ 1 दिन में, 2 दिन में आपका कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसकी जिम्मेदारियां, फिर भी आप उसको एहसास करें कि सर क्या मेरी बात हो सकती है। अब जबरदस्ती नहीं, मुद्दे नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको सेल्फ बनना है। जब तक ये नहीं होगा, बहुत समस्या है बेटे, बहुत बहुत समस्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लिमिटेड सीट है, कोचिंग से तो भाई कतई ना होगा। ये तो आप मान के चलेगा कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, यानी आपको फोकस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हिंदी मीडियम में तो, हिंदी मीडियम को बचाने का शायद ये सबसे कारगर उपाय साबित होगा, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूं, और मैं कर ले जाऊंगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। आप सब एग्री हैं बेटा? एक बार कमेंट करें, कमेंट आपका यहां दिख रहा है। रूपांजलि करिए सर, बट मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं आ सकती, लेकिन मैं जरूर। बेटा मैं ये, यही आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। ये कुछ भी बोला जाए तो आप सब ये समझते हैं कि कोई भी ऐड हो रहा है, यहाँ कोई ऐड लगा है? और क्या मैंने ये कहा, दूसरी बात, कोई ऐड नहीं लगा। दूसरी बात, क्या मैंने ये कहा कि आपको मेरे साथ कनेक्ट होना, मैंने साफ आपसे कहा कि आपको किसी न किसी को पकड़ना पड़ेगा। आपका कोई सीनियर भी हो सकता है, आपके घर परिवार का कोई हो सकता है, आपकी तहसील का कोई एसडीएम हो सकता है, आप उससे मिल सकते हैं। लड़कियां जाएं, आपके ब्लॉक में जो बीडीओ बैठते हैं, चाहे बिहार के हो चाहे यूपी के हो, आप उनसे मिल सकते हैं।
कि सर आपने पास किया, आप साहस तो दिखाइए, घर से निकलिए। तो जरूरी नहीं सुनील अभिव्यक्ति हर चीज का समाधान। बेटा तुम लोगों को मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा अंदर से मैं कितना स्वच्छ इंसान हूं। वो अपने मुंह से, चूंकि क्या मैं समझा पाऊं, ये तब समझोगे क्योंकि होता क्या है, जब हम कुछ बड़ी चीज अचीव कर लेते हैं। जिस दिन टॉप 10 में 3-4 घुसेड़ दिया ना, उस दिन से अगले दिन से कुछ भी कहूंगा ना, सब मानोगे वही 30 सेकंड की रील वाला। अभी चाहे आत्मा को निकाल के रख दूं, कुछ नहीं होगा। जबकि 5,000 से ज्यादा यूट्यूब पर वीडियो करा चुका हूं। ध्यान से समझिएगा, 5,000 से ज्यादा यूट्यूब पर वीडियोस हैं मेरे टोटल। हर एक प्लेटफॉर्म का आप मिक्स कर दीजिए, लाखों लाख, लाखों लाख, मिलियन मिलियन व्यूज, जिसके लिए लोग आज क्या पैसा खर्चा करते हैं, क्या करते हैं, चिंतन कीजिए आप। नेचुरल सब कुछ। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। आप जैसे मान लीजिए किसी तहसील में आपके कोई वीडियो का, आप वहां एक बार घूमते हुए चले जाइए, 3-4 लड़कियां आपस में मिल करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हम बिहार पीसीएस की तैयारी करें, आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, हम रोज तो नहीं लेकिन सर हफ्ते 15 दिन में क्या एक दिन आप हमें मेंटरिंग कर देंगे। वो करेगा 100%। उनके पास काम होगा, खड़ी रहना ऐसे शाम तक वेट करना, निकलते जाए, अपना काम है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल मुझे तो आप सब लोग छोड़ दीजिए, एक भी एडमिशन ना हो मुझे बेटे कोई चिंता नहीं है। और मैं कभी कहने भी नहीं आऊंगा कि जैसे वो कुछ लोग कह रहे भाई अब तो ना 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 ना। मैं बड़ा ही ईमानदार आदमी, ना कभी कहीं काम मांगा ना कहीं कुछ, हमेशा प्रेजेंटेशन दिया कि अगर कहीं जहां पर भी कोई भी कंपनी, कोई भी कहीं पर भी, कि भाई ये मेरे प्लान होते हैं, आप एग्जीक्यूट करें तो मुझे आमंत्रित करें। जिस दिन मुझे लगा मजा नहीं आ रहा, कंधे पे रखा, मेरे गांव में खेती होती भी मेरे पास है और ठीक ठीक है। समझ गए, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं बच्चे। तो आप किसी को बनाइए, लेकिन आप बनाइए अपने घर में किसी एक को कि तू शाम तक मुझे डांटा कर, गालियां दे मुझे, मतलब पॉजिटिव वाली, वो नहीं नेगेटिव वाली, शाम तक, जिससे तुम डिसिप्लिन में रहो। नहीं होगा। मैं अपने बिहार पीसीएस के बैच का एग्जांपल बता रहा हूं। मतलब मेरा कोई बैच नहीं होता तो मेंस में बच्चे आ जाते हैं मेरे पास। 27 में से 5 या 6 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। 5 या 6 बच्चे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, एक बार प्री निकले तो वो रिदम टूटे ना आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक बार मेंस निकले तो रिदम टूटे ना, आप लगातार इंटरव्यू देते रहे, जिससे कि आगे चीजें ठीक रहे। क्योंकि एक बार टूटता है तो फिर ब्रेक लगता है, फिर आप इस एग्जाम की तरफ, उस एग्जाम की तरफ, और कोई एग्जाम की तरफ, 50 एग्जाम की तरफ भागते हैं, फिर आपका मेन फोकस डाउन चला जाता है। मैं हमेशा एक कहानी रखता हूं बच्चों। आप लोग कहते हैं ना, आईआईटीएन का रिजल्ट सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है? बस यही लास्ट बात। आईआईटीएन का रिजल्ट, मैं नहीं कहता हूं, आप भी नहीं कहते हैं, यूपीएससी का डेटा भी कहता है, लगभग 60% के अराउंड, 55 से 60% रिजल्ट उन्हीं का होता है कि नहीं होता? चलिए बताइए। यूपीएससी की रिपोर्ट जो 2022-23 समथिंग है ना, क्या होता है कि नहीं होता है? बोलो एक बार, तब अगली बात आगे बढ़ाऊंगा। होता है कि नहीं होता है? अभी देखो आपकी आज ऐसे एनर्जी आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना? ए आर मिश्रा सर आपके जैसा कोई नहीं हिंदी मीडियम के लिए। नहीं बेटा, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन मैं साबित कर दूंगा एक दिन कि रिजल्ट बहुत होने वाले हैं हिंदी मीडियम के, ये तो फिक्स है। कोई कितना भी कहता रहे, लेकिन वो मैं करूंगा। आपको चिंता नहीं करनी, मेहनत कर रहे हैं हमारी टीम, और अब बहुत ईजी हो गया क्योंकि एआई के आने के बाद अब बहुत बड़ी टीम की आपको जरूरत है नहीं किसी भी चीज में। आप सब लोग कह रहे हैं यस सर। अब जरा देखना, ये बहुत अच्छी बात है बेटे, इसको आज समझ लेना कि इन हिंदू के लेक्चर से भी ज्यादा बेहतर जो बात अब आज की क्लास में सिखाने जा रहे हो, एक एक याद आ गई बिहार के रिजल्ट। ऐसा सोच के नहीं आया था कि ये लाइन बोलनी है। आपने कहा आईआईटीएन का रिजल्ट सबसे ज्यादा होता है, डेटा भी यही कहते हैं, 60%, अराउंड 55 से 60 हर साल का, ये एक एवरेज है। अब आप सोचो ये क्यों होता है, तो आप लगेगा कि सर बताएंगे उनकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं बेटा, देखो दो इंसान है, एक ये हो गए आप, एक हो गए ये आईआईटीएन। अब इसको मैं आईआईटीएन वाले को ऐसा कर देता हूं, ये हो गए आईआईटीएन, ये हो गए आप। अब केवल ये अंतर के लिए, इसमें कोई पेन डालने का मतलब कुछ भी नहीं, और टेक्नोलॉजी है तो मान लीजिए, चलिए आप मान, ये हो गए आईआईटीएन, ये हो गए आप। दोनों निकलते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। ध्यान समझेगा, ये हो गए आईआईटीएन, ये हो गए आप।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ये निकले यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। दोनों एक ही पड़ाव पर पहुंचे, कोचिंग संस्था है, जो कुछ भी होता हो ठीक है, उन्होंने एडमिशन लिया, सब कुछ लिया। अब जो आईआईटीएन है, जो आप है, अपनी परिस्थिति याद करिए। आईआईटीएन जो है वो अपनी जॉब को छोड़ के आ रहा है, या जॉब को पॉज लगा के आ रहा है, यानी वो टॉप पे है, और वो टॉप यानी आईएएस के लिए आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, यानी वो टॉप पे है। आईआईटीएन मींस टॉप, आप हैं बीए एमए वाले, वो है पहले से ही आपसे ऊपर है, ऊपर से वो केवल आईएएस बनने आ रहा है। ध्यान समझिएगा, यानी यहां है, यहां के लिए आ रहा है, यहां है, यहां के लिए आ रहा। आप क्या है, यहां है, ध्यान समझिएगा, आप यहां के लिए आ रहे हैं बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन आपकी निगाह में और क्या क्या है यार। अगर पीसीएस भी हो जाए, हाथ नीचे आ रहा है, ध्यान समझिएगा, एटीट्यूड का फर्क क्या होगा। अब आप में एक पीसीएस भी हो जाए, अगर इसी में बीएड भी हो जाए, इसी में जेआरएफ भी निकल जाए, इसी में अगर हमारा कहीं ग्रुप डी में भी हो जाए, पहले नौकरी मिल जाए, सिक्योरिटी हो जाए, परिवार का दबाव है, अगर जो है इसी में एक प्री फेल कर गए तो पूरा सिस्टम, यार अब तो कुछ ना कुछ कर ही लेना है। अब सोचिए ये यहीं खड़ा है, और आप कैसे नीचे की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो एक होता है ना एटीट्यूड का इंपैक्ट। एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है, जो निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, और किस प्रकार के व्यक्तित्व बनेंगे, और किस प्रकार की सफलता आपको मिलने वाली। ये टॉप पे है, टॉप के लिए आएगा तो उसको टॉप मिलेगी। आप टॉप के लिए आए लेकिन सोच में सब कुछ है, तो आप क्या करेंगे, आपका फोकस गड़बड़ाया। टॉप के लिए आपकी सोच, आपका एटीट्यूड जो टॉप के लिए होना चाहिए था कि लेके रहेंगे, वो डाउन हुआ कि चलो कुछ और मिल जाए फिर ले लेंगे। तो लेके रहेंगे, एक एटीट्यूड है आईआईटियंस का, आईआईटियंस लेके रहेंगे क्योंकि हम टॉप छोड़ के आ रहे हैं। एक है कि लेके रहेंगे लेकिन कुछ और मिल जाए तो भी चलेगा, फिर ले लेंगे। तो लेके रहेंगे को आपने चेंज कर दिया ले लेंगे से, यानी आपने फ्यूचर पर डाल दिया, और वो कह रहा है कि हम प्रेजेंट में लेके रहेंगे। तो रिजल्ट किसका होगा। अब इसमें ठीक है, आपकी परिस्थितियां अमीरी गरीबी वो एक अलग चीज, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं फिलहाल के लिए अभी। तो इसलिए एटीट्यूड का बहुत बड़ा कि यही चाहिए, और जिस दिन आपने सोच लिया यही चाहिए, तो जिसने भी सोचा इतिहास उठा करके देखिए, फिर उसको मिला है। और जिसने डामाडोल किया कुछ भी होता रहे, कहानी बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आता है सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट एक दिया था, ग्रीन मंजूरी को लेकर के, ग्रीन क्लियरेंस को लेकर के, जिस पर मैंने एक आर्टिकल भी पूरा कराया था कि बहुत सारी योजनाएं अब कैसे इंप्लीमेंट होंगी, वह उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, अपने फैसले को वापस लिया है। उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे की तरफ आपको बढ़ाते हुए समझा देंगे। जीएस पेपर 3 टू जीएस पेपर 4 इन्वायरमेंटल एथिक्स एसे और प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग आई हुई है, इसको पढ़ेंगे क्योंकि निबंध भी पूछा है कि एक्चुअल में वास्तविक हैप्पीनेस क्या है। अगर आपने देखा हो कि आपसे प्रश्न पूछा था जीडीपी के साथ जीडीएच, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, खुशहाली मापने या किसी भी देश की समृद्धि के सबसे अच्छे पैमाने होते हैं। केवल जीडीपी आपके देश की बढ़ रही, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग खुश हैं। ऐसा यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, उसने कहा भैया जीडीपी के साथ ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी होनी चाहिए किसी भी देश की समृद्धि को मापने के लिए। तो इस प्रकार की चीजें हैं, और ये सब कहीं भी आ जाएगा। जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 2 जीएस 1 सोसाइटी वाले, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, तो इसे आप कहीं से भी। और प्रीलिम्स के लिए तो रहेगा। फिर है एट्रीब्यूशन साइंस, आपदाओं को मनुष्यों से जोड़ने का मुश्किल काम, जिस पर मैं आपसे बातचीत कर ही चुका हूं। तो सबसे पहला टॉपिक आप सबके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए, और बहुत बेहतर ढंग से इस जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। तो बस यही है कि आपको, मैं जब भी कोई बात कहूं ना, बच्चों को दिमाग में क्या लगता है कि कोचिंग पढ़ा। मैं हमेशा ऑनेस्टी से बात करता हूं कि आप कोई भी 1 2 3 4 कोई भी मेंटर आपको मिले मेरे बच्चों, हमारे लिए मैटर ये नहीं है कि सुनील अभिव्यक्ति ही एकमात्र उपाय है, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग एक बार पढ़िए बेटा।
बस आप लोगों को मेंटर के हाथ में रहना है। यार मिश्रा कह रहे हैं बैकग्राउंड मैं कभी नहीं मानता हूं। यूपीएससी में बैकग्राउंड स्ट्रांग आपने लिखा है, मैं बिल्कुल नहीं मानू, क्योंकि उनको भी, अब एक मिनट के लिए मैं यहां पर फिर ए आर मिश्रा ने कहा, एक बार इसको मैं समझा दूं। ये कह रहे हैं कि सर उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, इस एग्जाम में आप समझ नहीं पाए बेटा तब। और सब लोग मेरी बात से या तो एग्री करिए या डिसएग्री कीजिए एक लाइन में, क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर मिलना बहुत आवश्यक होता है और सबसे बड़ी चीज यही होती है, क्योंकि आपके मन में अगर आ गया कि उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है। चलो मुझे बताओ, आईआईटीएन आते हैं मैक्सिमम, उसमें से ह्यूमैनिटी अपना भी रखते हैं जो उनका आईआईटी के दौरान सब्जेक्ट था, लेकिन मैक्सिमम ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में आते हैं। तो क्या उनका बैकग्राउंड हो गया, उन्होंने क्या इतिहास पढ़ा? यानी हिंदी साहित्य ऐसे ऑप्शनल में आज तक का जो सबसे ज्यादा नंबर हिंदी साहित्य में किसी को मिला, वो एक आईआईटीएन को ही मिला है, मिस्टर प्रदीप कुमार शुक्ला, 344 मार्क्स। सोचिए आप। तो आईआईटीएन का जो बैकग्राउंड होता है वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या जो वो मैथ पढ़ के आते हैं, वो मैथ उनको करना होता है जीएस के 1 2 3 4 पेपर में? क्या ऐसे में वो मैथ करना होता है? आप मुझे बताइए। इनफैक्ट अगर ये प्रश्न आ जाए, गणित ज्ञान का संगीत है, जैसा यूपीएससी ने पूछा था, वो निबंध आईआईटीएन लिख नहीं पाएंगे, जबकि गणित से उन्होंने पढ़ाई की है। क्या इतनी इजीली लिख लेंगे कि हमने आईआईटी किया है इसलिए हम गणित ज्ञान का संगीत है इसको लिख पाएंगे? आप स्वयं चिंतन कीजिए। इसलिए आप उनको बैकग्राउंड का लाभ मत दीजिए। यूपीएससी में हम सब इक्वल हो जाते हैं। यही तो आप लोगों को, आपको समझाना है। यही मेरी सबसे बड़ी लड़ाई, कंटेंट से बड़ी लड़ाई अब आपके इंटेंट को मजबूत करने की, आपके माइंड को मजबूत करने की है। तो मेंटर इसलिए चाहिए कि जो आपके दिमाग को हमेशा एकदम पैर जमीन पर रखे और दिमाग आसमान पे। यानी पैर जमीन पर रखे, कभी अहम ना आए, और दिमाग आसमान पे कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप अपने स्तर पर इस दुनिया में सबसे बेस्ट वर्जन आप ही हो, मिस्टर ए आर मिश्रा या कोई और। इसलिए वो सब इक्वल हो जाते हैं। उनको भी हिस्ट्री पढ़नी है, उनको भी ज्योग्राफी पढ़नी, उनको भी पॉलिटी पढ़नी। क्या वो आईआईटी करते समय पढ़ते हैं? आप चिंतन कीजिए। पढ़ते हैं तो क्या ये यूपीएससी वाला पैटर्न पढ़ते हैं? क्या वैसे प्रश्न उनको भी पूछे जाते हैं? करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बट टू सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों प्लीज, आप अपने आप को कभी भी अब किसी भी सूरत में कम मत आके चलिए। तो ये टॉपिक आपके सामने आता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सिलेबस इसका आगे लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक जो आपके सामने है, जो मैंने आपसे कहा कि इसको पढ़िए, कि एट्रीब्यूशन साइंस, यह एक बहुत महत्वपूर्ण और आधुनिक विषय है। ठीक है, यह एक विज्ञान है, नाम से ही आप देख सकते हैं। और आप कहेंगे सर ये कैसा विज्ञान है? तो हम कहेंगे बच्चों यह वह विज्ञान है जो हमें बताता है, क्या बताता है, कि कोई भी आपदा अगर आती है, जैसे हीट वेव हो, क्लाउड बस्ट हो, बादल का फटना हो, साइक्लोन यानी चक्रवात हो, या स्मॉग का बड़े स्तर पर फैलना हो, यह सब कितनी हद तक मानव जनित उत्सर्जन, ह्यूमन इंड्यूस्ड एमिशन से हुई है। यानी मानव की इन आपदाओं में क्या भूमिका है। आई होप आप इसको समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब इस साइंस की शुरुआत कैसे हुई है, तो मेरे बच्चों, और कैसे हमें इसको पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के लिए इसको कैसे देखना चाहिए, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे दिल्ली में सीवियर स्मॉग, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड, काकीनाडा में चक्रवात मोन्था द्वारा भारी नुकसान, आपको पता है, जिस पर भी हम लोगों ने विस्तार से किया था। जो है भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो मौसम की रिपोर्ट है, उसके अनुसार समुद्री जल का एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न भी पूछा था, समुद्री जल का अम्लीकरण। इन सभी ने एक बड़ा सवाल उठाया मेरे प्यारे बच्चों। जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो एक प्रश्न उठेगा कि नहीं, और उसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा है एट्रीब्यूशन साइंस। तो आप कहेंगे सर क्या सवाल उठाया? तो मेरे बच्चों, इन सभी आपदाओं ने, जिनका मैंने जिक्र किया, एक बड़ा प्रश्न उठाया कि क्या ये आपदाएं प्राकृतिक थी?
या मानव गतिविधियों से और ज्यादा खराब हो गई। तो स्वाभाविक है आप कहेंगे कि सर यूपीएससी ने निबंध भी पूछा है कि हम मानव निर्मित नियमों का तो सामना कर सकते हैं परंतु प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। तो प्रकृति में ये जो आपदाएं हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो प्रकृति का ही एक विषय है, सृजन और विनाश। बट मानव उसे बढ़ा रहा है और मानव उसे कैसे बढ़ा रहा है, शब्द को पकड़िएगा, इसी सवाल का जवाब देता है एट्रीब्यूशन साइंस मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो एट्रीब्यूशन साइंस आपके सामने, यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई बच्चों। अब यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई है तो अब आप पकड़े रहिएगा एट्रीब्यूशन साइंस पे। अब हम लोग आएंगे लेकिन सबसे पहले जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, मैंने पहले ही बताया पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सीधा सीधा टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आप ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यानी एट्रीब्यूशन साइंस को समझते हैं, तो आप लिखिएगा आपदा प्रबंधन में, किसी भी आपदा पर, इन सभी प्रकार की आपदाओं जिनका मैंने जिक्र किया, तो आपदा प्रबंधन पर लिखते समय आप लिखिए कि भाई अब आवश्यकता है कि एट्रीब्यूशन साइंस के दिए गए निष्कर्षों पर आपदा प्रबंधन का नया दृष्टिकोण विकसित किया जाए। आप सोच लीजिए कि दूसरों के आंसर से आप कैसे आगे जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक एग्जांपल हो गया, जीएस1 ज्योग्राफी हो ही गया कि भाई जो महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं हो रही हैं उस पर एट्रीब्यूशन साइंस काम करता है, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, इस प्रकार की गवर्नेंस, सरकारी नीतियां, स्वाभाविक है इन आपदाओं को रोकने के लिए जो भी बन रही उसके साथ जो भी विषय होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। 2025 में आपसे जीएस पेपर 1 में पूछा भी गया। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, कितना बढ़िया प्रश्न पूछता। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं जो नई चीजें पूछी जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एट्रीब्यूशन साइंस से ये प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं, लेकिन इसे क्यों रखा गया, क्योंकि जो नई चीजें होती हैं डिस्कशन में वो यूपीएससी उठाता है, तो एट्रीब्यूशन साइंस भी नया विषय आपसे पूछा जाएगा। कैसे, देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। यानी अगर हम ग्रीन एग्रीकल्चर या ग्रीन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर जाएंगे तो खेती किसानी, अभी भारत के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है नहीं, महंगी हो जाएगी, उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है, भारत की भूख और गरीबी पर और संकट हो सकता है। इस प्रश्न में ये पूछ रहा है भैया सतत विकास को अचीव करने का जो मेथड है, जो तरीका है, जो उसमें खर्चा है, उससे भारत में गरीबी और गरीब आबादी को नुकसान हो सकता है। तो ये क्योंकि डिस्कशन में बार बार सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, तो कह रहा है कि भाई कि अगर हम अभी से पर्यावरण टेक्नोलॉजीज को अपनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा फंड हमें उधर एलोकेट करना पड़ेगा, तो हमारा जो वेलफेयर स्कीम को फंड जा रहा है वो इस फंड रोकेगा। और हिंदुस्तान में वेलफेयर स्कीम का फंड कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वेलफेयर स्कीम है तभी देश की आधी से ज्यादा आबादी सुरक्षित है। आप सब देख सकते हैं, हम भले कहें कि चुनाव में सरकारें फ्रीबीज का इस्तेमाल करती हैं, बट मेरे बच्चों वेलफेयर स्कीम्स के बिना ये देश चला पाना संभव नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश, और हम कंपेयर कर देते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन देशों से, अमेरिका से, कितनी आबादी है इन देशों की। पूरे यूरोप की आबादी यूपी की आबादी से ज्यादा नहीं है, चिंतन कीजिए आप। तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनता को खाना खिलाना है ना, उनको स्वस्थ रखना है ना, तो इसीलिए संविधान निर्माता, विश्व के किस संविधान में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, एक बार मुझे बताइए, चिंतन कीजिए आप कहेंगे सर कहीं नहीं है। ये भारत में क्यों डाला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि भैया इतनी बड़ी आबादी है, राज्य को उसके कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। तो जो भी नई चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको आपको अपने दिमाग में रखना। अब इस प्रश्न को जो ये पूछा गया, क्या आप स्वयं बता सकते हैं, चाहे मैं या दुनिया में कोई भी, क्या पढ़ा के आपको भेज सकता है क्या कि ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग हमसे कीजिए? आंसर राइटिंग एक कला है, आप सीख गए ना, फिर कंटेंट पे काम कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई आंसर राइटिंग का बैच कहा कि मैं चला रहा हूं, कुछ दिन मैंने चलाया, मैंने सिखा दिया आंसर राइटिंग क्या होती है, उसके बाद भी अब चलती रहनी चाहिए? नहीं बेटे, आपको नई चीजों के साथ कनेक्ट करके एक बार आप सीख गए, आपको खुद उस पर लगना है, खुद काम करना। डिपेंड मत होइए कि मैं बोल रहा हूं इंट्रो ऐसे लिखना है, तो वहां पर आप अगर क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ लिया
तो आप इंट्रो ही नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन में खुद अटेम्प्ट करेंगे तो गिरते पड़ते आप चलना सीख जाएंगे, यानी लिखना सीख जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद, वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो जो भी नई चीजें घटित हो रही हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है और इसीलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लाइमेट एट्रीब्यूशन साइंस एंड लिंकिंग डिजास्टर टू एमिटर्स, ठीक है ना, अ कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी ओरिएंटेड, ठीक है। अब यहां पर आता है कि भैया ये एट्रीब्यूशन साइंस है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसको मैं समझाता हूं अपने ढंग से। एट्रीब्यूशन साइंस क्या है, ठीक है ना, जरा जरा तो आप इसको ऐसे समझिए कि क्लाइमेट एट्रीब्यूशन साइंस ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज को मापता है, यानी मानव इस जलवायु परिवर्तन में क्या भूमिका निभा रहा है। बट आपके मन में आएगा ये कैसे करता है, तो स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो एट्रीब्यूशन ए एस लिख रहा हूं, एट्रीब्यूशन साइंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो दुनिया बनाता है, दो दुनिया बनाता है। एक दुनिया जिसे हम एक्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, यानी वास्तविक दुनिया, और एक जिसे हम काउंटर फैक्चुअल वर्ड कहते हैं, काउंटर फैक्चुअल वर्ड कहते हैं। एक एक्चुअल वर्ड हो गया, एक काउंटर फैक्चुअल वर्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्चुअल वर्ड क्या होता है, जहां मानव निर्मित, यानी मैं, आप, सुनील अभिव्यक्ति और उनके आईक्यू आईपी के बच्चे और ऐसे ही पूरी दुनिया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, वाहन का धुआं, कोयला संयंत्रों का उत्सर्जन, ये सारा जो भी एमिशन है वो मौजूद है, यानी एक्चुअल वर्ड जहां ये सारी चीजें मानव निर्मित CO2, वाहन का धुआं, कोयला संयंत्रों का उत्सर्जन मौजूद है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों काउंटर फैक्चुअल वर्ड, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक उत्सर्जन रहित दुनिया। एक है वास्तविक उत्सर्जन सहित दुनिया, एक्चुअल वर्ड, एक है काल्पनिक उत्सर्जन रहित दुनिया, जिसमें मान लिया जाता है कि इंसान ने पोल्यूशन नहीं फैलाया है, मानव ने प्रदूषण नहीं फैलाया। फिर इन दोनों को, यानी एक में जहां मानव ने फैलाया, दूसरे में जहां मानव ने नहीं फैलाया, फिर ये क्या करता है एट्रीब्यूशन साइंस मेरे प्यारे बच्चों, फिर इन दोनों दुनिया की ये तुलना करता है, यानी कंपेयर करता है। और तुलना करके क्या बताता है, यह बताता है नंबर 1, हीट वेव औद्योगिकरण के बाद कितनी ज्यादा और गर्म हुई, यानी जो लू पहले चलती थी अब वह और कितनी गर्म हो गई है। फ्लैश फ्लड पहले भी होते थे लेकिन अब उसकी संभावना कितनी बढ़ गई है। चक्रवात पहले भी आते थे, उनकी इंटेंसिटी तीव्रता कितनी थी, अब उनकी तीव्रता कितनी बढ़ गई है। इसे ही हम कहते हैं एट्रीब्यूशन फैक्टर, जिस पर यह काम करता है। तो यहां तक की चीजें एकदम समझ में आई हूं, ठीक है। ये हो गया एक प्रकार से इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत। लेकिन बहुत सा सिद्धांत ऐसा होता है जो कुछ बच्चों को समझ आता है, लेकिन क्लास में क्या होता है, हर प्रकार के बच्चे होते हैं, एवरेज होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, यानी कैप्चर पावर जो होती है। तो अब कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनको उदाहरणों के साथ समझाना पड़ता है। उदाहरण के लिए बेटा, जैसे एक बार मुझे बताया था केदारनाथ में जो बाढ़ वाली वर्षा आई थी, केदारनाथ की वर्षा कब आई थी, शायद मुझे याद हो 2013 में, मैंने अपनी मैगजीन में इसमें खूब कंटेंट भी दिया था, 2013 में आई थी केदारनाथ का जो फ्लड रेनफॉल था, ठीक है ना। तो जब ये वर्षा आई तो इस पर एक रिसर्च हुआ, और वो रिसर्च कहां हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यूएस अमेरिका की उटाह स्टेट यूनिवर्सिटी में, उटाह, इसमें आपको नोट्स में सब मिलेगा। वहां पर एक स्टडी हुई, उस स्टडी में क्या पाया गया, वही व्हाट इज अ रिसर्च अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, यानी शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो जब 2013 की केदारनाथ वर्षा हुई तो अमेरिका की उटाह स्टेट यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई। उस स्टडी में क्या पाया गया, उस स्टडी में पाया गया कि मानव कार्यों से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, जो उत्सर्जित हो रहा है,
प्लस एरोसोल्स की बढ़ती मात्रा से हिमालय में अत्यधिक वर्षा, एक्सट्रीम रेनफॉल की संभावना पहले के मुकाबले अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कहने का अर्थ सिंपल है, बारिश होती रहती है, ये शुरू से होती आई जब से प्रकृति की शुरुआत हुई है, पर उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी इंसानी गतिविधियों ने बढ़ाई है। एट्रीब्यूशन साइंस यही एक्चुअल और काउंटर फैक्चुअल वर्ड में तुलना करके निष्कर्ष निकालता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई हो तो टॉपिक आपका पूरा का पूरा ओपन हो चुका, चूंकि एक मॉडल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है एट्रीब्यूशन साइंस। प्रदूषण के बारे में जो बताता है वो क्या बताता है? तो एट्रीब्यूशन साइंस बताता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रदूषण कहां से आया। ठीक है, कहां से आया, यानी आप इसकी पूरी की पूरी मेथडोलॉजी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, जिसमें एक्चुअल और काउंटर फैक्चुअल वर्ड में बता चुका हूं। ठीक है, अब इसका बहुत सारी केस स्टडी, मैंने तो केवल केदारनाथ का एग्जांपल बताया, इसमें बहुत सारी केस स्टडी हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली के एयर पोल्यूशन, फिर इसके बाद जो एसिड रेनफॉल इंडिया में होता है, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है, तो नोट्स में तो बहुत कुछ है। ठीक है ना? ठीक है, अब आता है एट्रीब्यूशन साइंस बताता है कि प्रदूषण कहां से आया। पकड़ लीजिएगा, कहां से आया, यानी जो भी प्रदूषण हो रहा है कहां से आ रहा है, यानी जो स्मॉग है वो कहां से हो रहा है दिल्ली में। तो कहां से आया? तो वो कहता है सबसे पहले प्राइमरी सोर्स की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राइमरी सोर्सेस की बात करता है। सोर्स देख सकते हैं आप। तो कहां कहां से आया हुआ है? तो ऑब्वियस है, कोयला संयंत्रों से आता है, स्टील और सीमेंट की इंडस्ट्री से आता है, व्हीकल्स का जो उत्सर्जन होता है वहां से आता है, गैस रिफाइनरी से आता है। इन्हें वो क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? प्राइमरी सोर्स कहता है प्रदूषण के, जो मैंने आपको बताए। फिर वो सेकेंडरी सोर्स यानी द्वितीयक स्रोतों की बात करता है, जैसे इस समय क्रॉप बर्निंग, पराली का जलाना, स्टबल बर्निंग यानी फसल अवशेष को जलाना, पटाखे, मौसमी धूल यानी सीजनल डस्ट, एरोसोल रिएक्शन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। आई होप आप समझे। अब उससे भी इंपॉर्टेंट अंतिम कुछ बातें आपके लिए कि एट्रीब्यूशन साइंस क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीएस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूं आपको सिलेबस के साथ फिर से एक बार रूबरू कराने। तो है वो कंटेंट का पार्ट, लेकिन सिलेबस के साथ, चूंकि हमारी असली लड़ाई यहां पर है, तो सिलेबस के साथ आते हैं। तो सबसे पहला, यह विज्ञान एट्रीब्यूशन साइंस क्यों महत्वपूर्ण है, आप बताएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, नहीं सरकार को इससे पता चलता है कि नुकसान कहां बढ़ रहा है और उसके पीछे के जिम्मेदार कारक क्या है, तो सरकार फिर उसके लिए बेहतर नीतियां बना करके उस आपदा को या उसके प्रभाव को गंभीर होने से बचाती है। आई होप आप समझ गए। फिर देखिए सरकारी नीतियां लिखा, तो यह विज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है, पहला पॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण में, यानी भविष्य में के जो शहर बनेंगे, भविष्य में जो सड़कें बनेंगी, बांध बनेंगे, सब वैज्ञानिक डेटा के आधार पर डिजाइन किए जा सकते हैं। इसकी पूरी भूमिका एट्रीब्यूशन साइंस तैयार कर रहा है। तो अर्बनाइजेशन के चैलेंज के साथ भी आप एट्रीब्यूशन साइंस को जोड़ सकते हैं, कैसे उसका समाधान सुनिश्चित करेगा। तीसरा क्लाइमेट जस्टिस यानी एनवायरमेंट, यानी जिन देशों कंपनियों ने ज्यादा प्रदूषण फैलाया है उनसे उनकी उनका उत्तरदायित्व, उनकी लाइबिलिटी ज्यादा डेटा के रूप में सामने आएगी, और ज्यादा आएगी तो उनसे उसी स्तर पर ज्यादा मुआवजा भी लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और फिर उसी पैसे को ग्रीन टेक्नोलॉजी पे खर्च किया जाएगा। चौथा होता है कोर्ट्स, यानी अदालतों में भी एट्रीब्यूशन साइंस की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिफाई किया जा सकता है कि यह संस्था उत्सर्जन कर रही तो उससे क्या नुकसान हो रहा है। यानी कोर्ट और लिटिगेशन यानी अदालत में भी मामले को जस्टिफाई करने में, पर्यावरण से संबंधित मामलों को जस्टिफाई करने में इसकी भूमिका, यानी एट्रीब्यूशन रिपोर्ट यह साबित कर सकती है कि इस बाढ़ या चक्रवात की तीव्रता का XYZ% हिस्सा मानव कारणों से था। इससे कंपनियां
जो उसके लिए जिम्मेदार, इससे इसके लिए जो देश जिम्मेदार, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को देख पाएंगे, यानी उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यही बात यहां पर डिस्कस की गई है। तो सिलेबस के साथ सीधा सीधा ये कनेक्ट है और इसको आपको इसी हिसाब से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और फिर आता है एट्रीब्यूशन साइंस, यानी अगर हम अंत में चलें तो एट्रीब्यूशन साइंस यह नहीं कहता है, एकदम कंफर्म पढ़िएगा, कि आपदा इंसान ने बनाया है, नहीं। वो ये कहे कदापि नहीं कहता, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जब नोट्स पढ़ेगा, कि आपदा इंसान ने बनाई, नहीं। वो ये कहता है कि आपदा को इंसान ने कितना अधिक सीवियर या गंभीर बना दिया। और यही वह विज्ञान है जो आने वाले वर्षों में भारत और विश्व की क्लाइमेट पॉलिसी नंबर 1, डिजास्टर की प्लानिंग नंबर 2, इंटरनेशनल नेगोशिएशन को तय करेगा। कैसा लगा टॉपिक, एक बार मेरे बच्चे बताएंगे? क्या 100% समझ में आ गया? बोलिए भाई। 100%। परिचय, संदर्भ और महत्व, फिर देख सकते हैं क्लाइमेट एट्रीब्यूशन साइंस क्या है। ये मैं कहता हूं 100% इसलिए क्योंकि भैया बाद में पढ़ने का टाइम कहां है आपके पास, यही पढ़ेंगे, ऑप्शनल पढ़ना। एट्रीब्यूशन साइंस का ऐतिहासिक विकास आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद एट्रीब्यूशन साइंस कैसे काम करता है, उसकी मेथडोलॉजी। फिर उसके बाद केस स्टडीज, भारत की हाल की पर्यावरण आपदाएं। फिर उसके बाद पॉइंट और नॉन पॉइंट एमिशन, यानी एट्रीब्यूशन साइंस को मुश्किल क्या बनाता है, मतलब उसके साथ भी कुछ। फिर यह क्यों मायने रखता है, कोर्ट ने किस तरीके से ये मतलब लाभ प्रदान करेगा, भारत और उसके लिए क्या निहितार्थ हैं, ठीक है। ढेर सारे टर्म जो यहाँ पे आए थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई, बेहतर निष्कर्ष। और ये मॉडल क्वेश्चन आपके सामने, एट्रीब्यूशन साइंस इज इमर्जिंग एज अ क्रिटिकल टूल फॉर लिंकिंग extreme weather disasters to human induced emission, discuss its significance, methodology, challenge and implication for climate justice। अब बिहार पीसीएस में जो बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं 71 का, इसको आप जरूर इस्तेमाल करिएगा अपने मेंस के पर्यावरण और विकास के बीच संबंध बनाता हुआ या संबंध बिगाड़ता हुआ, दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसको यहां बिहार कि ऐसे जो बिहार की कहावतें हैं, अगर उन कहावतों में आप विज्ञान लेके आ जाते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो एट्रीब्यूशन साइंस खराब मौसम की आपदाओं को इंसानों की वजह से होने वाले एमिशन से जोड़ने के लिए एक जरूरी टूल के तौर पर उभर रहा है। क्लाइमेट जस्टिस के लिए इसके महत्व, मेथड, चुनौतियां और असर पर चर्चा कीजिए। तो जो भी बिहार पीसीएस 71 वाले, आप सब इसको बहुत बढ़िया से पढ़ करके, एक निबंध मैंने आपको बताया है कि अगला खेती हमें इस पर काम करना चाहिए, उसमें आप डाल सकते हैं। और बहुत सारे और निबंध हैं जिनका कल से मैं जिक्र करना शुरू करूंगा, यानी कल से आपको 3-4 महीने में बहुत सारे ऐसे का एनरिचमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। कल से बिहार के ऐसे में लगाऊंगा, ठीक है। अ, असल में 2-3 दिन से क्या ही बोलूं, टेक्नोलॉजी इतना मुझे रुला रही है ना। चीन ने वायु प्रदूषण से कैसे अपना निपटारा किया, ठीक है बेटा, हो गया। अच्छा, सिंपल सी बात है यार। यानी भारत में वायु प्रदूषण है और हमें चीन से सबक लिखना चाहिए। जितेंद्र आपका प्री हो गया है, मुझे पता है। आप ना मुझे बिहार की कहावतें जो भी हैं भेज भेज के मुझसे पूछते रहिए, तो आपको कंटेंट बनाऊंगा तो उसी संदर्भ में मुझे भी वो प्रश्न याद होते चले जाएंगे, जिससे हिंदू में और अच्छे से जो अगली 72वीं बीपीएससी के बच्चे, उनको भी मदद मिले, सबको मदद मिले। तो आपका चूंकि निकला है, आप मुझे बिहार की कहावतों को पहले भेजते रहिएगा, और मैं ऐसे की क्लास शुरू भी करने जा रहा हूं दिसंबर की पहली तारीख से। और आप लोगों का मेंस काफी टाइम है, तो घबराना नहीं, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर जो जो डिस्कस किया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि वायु प्रदूषण भारत के लिए सबसे गंभीर खतरा है कि नहीं, सबसे गंभीर पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है।
यही रेफरेंस यहां लिया गया। विशेषकर जब ये सर्दियां होती हैं तो बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है उत्तर भारत में। और यही यहां पर बताया गया, चीन ने 2000 के दशक में उनके यहां भी बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हुआ था। उसके बाद उन्होंने सबक लिया और 2013 से 2017 के बीच में जो पीएम 2.5 होता है, उनमें लगभग 40% की कमी लाई। तो भारत चाइना से क्या सीख सकता है? तो हम लोग यहां पर ये सीखने जा रहे हैं। अब हम कह देते हैं ना चाइना से सीखो, लेकिन यार ऑनेस्टी से बताओ, एक बार आप लोग अपना दिमाग लगा करके मेरे बच्चों, कि क्या यार हम चाइना को कॉपी कर सकते हैं? एक बार बताना मुझे। इस प्रश्न का उत्तर यही है। मतलब चाइना से बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं आर्टिकल, चाइना सीख सकता है। चाइना से कैसे सीख पाओगे भैया? हम सीख सकते हैं, लेकिन यार वहां पर कौन सी सरकार है, हमारे यहां कौन सी सरकार है? तो वहां पर सरकार का कहना आदेश है। एक दूसरा, अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय है कि अगर तुम्हारे यहां वायु प्रदूषण होगा तो तुम्हारा प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तुम्हारे यहां वायु प्रदूषण अगर नहीं होगा तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रमोशन होगा। तो आपके कार्य से आपका प्रमोशन है। हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो फिर हम कॉपी नहीं कर सकते। फिर भी क्या सीख सकता है? अब आपको भाषण देना अपनी कॉपी में, तो बस मेरे प्यारे बच्चों, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, इस टाइप का कोई भी निबंध आता है तो आप लिखिएगा कि चीन से हम सीखेंगे सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। चीन की कैडर इवेल्युएशन सिस्टम यानी कैडर, जैसे यूपीएससी कैडर होता है, कैडर इवेल्युएशन सिस्टम, कैडर इवेल्युएशन सिस्टम में अधिकारियों की जो पदोन्नति है वह वायु गुणवत्ता लक्ष्यों से जोड़ी गई। जो मैंने आपको बताया, सुनील अभिव्यक्ति अगर दिल्ली के डीएम है एक क्षेत्र के, तो उस क्षेत्र में अब दिल्ली से इनका अगला प्रमोशन सेक्रेटरी के रूप में तभी होगा जब वो अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करेंगे। यानी इसको हम भारत के संदर्भ में लें, जैसे नगर निगम के आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन के लिए इसी प्रकार का लक्ष्य आप लगाइए। तो ये होता है अधिकारियों की पदोन्नति को वायु की गुणवत्ता से जोड़ देना। लेकिन अभी क्या है, अधिकारी सब चीज से दूर है। ये चाइना में होता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल यानी औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। अब चीन ने क्या किया, पुराने कोयला संयंत्र बंद किए और एफजीडी यानी फ्लू गैस डीजल फ्यूरी से को उन्होंने अनिवार्य किया। कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया। तो यानी पुराने कोयला संयंत्र बंद किए, नए कोयला संयंत्र नई तकनीक पर डेवलप किए। बट भारत में अभी भी ऐसा नहीं है। भारत बड़ी संख्या में भारतीय थर्मल प्लांट अभी भी प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि कठोर दंड नहीं है। तो भारत को यह सीखना चाहिए। तीसरा, हमें क्या सीखना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं सबको इलेक्ट्रिक रूप में चलाओ, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो उन्होंने ऐसा किया है। फिर तीन चीजें आपको करनी है जो आर्टिकल में दी गई थी। बट स्वाभाविक है, चीन का मॉडल भारत में क्यों हम लगा नहीं पाते हैं? उसमें क्या कमी है? तो उसमें कोई कमी नहीं, हमारे दोनों के शासन प्रणालियों में डिफरेंस है। वहां भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां यूनिटरी है, यानी शासन के ढांचे में ही अंतर है। चीन में एक केंद्रीय सरकार है, आदेश दी तुरंत लागू। भारत में केंद्र, केंद्र से राज्य, राज्य से नगर निगम, सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई तीन सरकारें हैं, वहां एक ही सरकार है। इसके अलावा हाउस होल्ड बायोमास पोल्यूशन भारत में बहुत ज्यादा है। घरेलू बायोमास प्रदूषण कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी गोबर का उपयोग अधिक है, जबकि चीन में यह लगभग नहीं है। आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियस है, उज्ज्वला योजना एक अच्छा विकल्प है, बट हमें और भी काम करने की जरूरत है। इसके अलावा पैसा, चीन के पास बड़े पैमाने पर सुधार के लिए अधिक संसाधन है, भारत की वित्तीय सीमाएं हैं। फिर भी कंक्लूजन में तीनों पॉइंट आप उसको बस, चाइना से हम क्या सीख सकते हैं वो जरूर लीजिएगा। और ये लिखिए कि चीन का अनुभव हमें दिखाता है, दर्शाता है
की दीर्घकालिक योजना, वैज्ञानिक निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही से वायु प्रदूषण में तेज सुधार संभव है। ठीक है? तो जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे वो भी इस बात को तैयार करके चलेंगे। किस बात को? कि आपसे इंटरव्यू में ये प्रदूषण वाला पूछ सकता है, केवल दिल्ली में नहीं है, भारत के सभी राज्यों में। ठीक है बच्चों, तो भारत के हितों पर मैंने चाइना की नीति का प्रभाव, चूंकि यूपीएससी कुछ चौंकाता है, तो क्या कुछ पूछ ले कि भारत चीन में संबंधों के स्तर पर तनाव है, सहयोग के बिंदु कम रहे, लेकिन भारत के पास चाइना से सीखने को बहुत है। क्रिटिकली एनालाइज कीजिए तो उसमें आप वायु प्रदूषण से क्या सीख सकते हैं, एक पॉइंट डाल सकते हैं। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, प्रश्न मैंने बना दिया है। पर्यावरण संरक्षण बताने की जरूरत नहीं, सरकारी नीतियां कैसे बने, चाइना की कॉपी करिए, वही चीज आपके सामने आ गई। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी वायु प्रदूषण मैंने क्यों कराया, केवल यह बताने के लिए कि भैया देखो, वायु प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, तो वायु प्रदूषण पर जो भी करा रहा हूं तो उसका एक है आधार है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो बस आपसे पूछा जाता है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये पूरा टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रेडी है। ठीक है ना? मेंस का क्वेश्चन, वायु प्रदूषण कम करने में चीन का अनुभव भारत के लिए कैसे मूल्यवान है? सुप्रीम कोर्ट ने हरित मंजूरी को खारिज करने वाले फैसले को वापस लिया। अब आप जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? बोलो भाई, इसको आप लोगों ने कल पढ़ा था? बताएंगे क्या कल आप लोगों ने इसको पढ़ा था अपने मन से? चलो इसको मैं यहीं समझाता हूं, ये पिछले कंटेंट का ही एक विस्तार है। ठीक है ना? आइए जरा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच थी, जिसे जस्टिस बी आर गवई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो लीड कर रहे थे। इन्होंने अपने एक पुराने फैसले को वापस ले लिया। अब यही पुराना फैसला बस आपको याद रखना है और उस निबंध को लाना है, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव। विजनरी डिसीजन तभी ले जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का मेल होता है। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आप यहां पर डाल सकते हैं। मतलब निबंध में अगर आप लिख रहे हैं कि पुरानी बातों, पुराने फैसलों को बदलना, तो आपके सामने आ गया है। उस फैसले में, यानी जब वो फैसला हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 16 मई को, तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अवैध निर्माण, यानी जो बिना पर्यावरणीय मंजूरी के भवन बिल्डिंग्स बना ली गई हैं, अब वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हाउस हो, चाहे रियल एस्टेट हो, को बाद में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देकर के वैध नहीं किया जा सकता। यानी कि पर्यावरण की मंजूरी जिन्होंने पहले नहीं ली है वो इलीगल हो जाएंगे। क्या ये टॉपिक कराया था, आप सबको याद आया है? यानी 16 मई को कोर्ट ने कहा एक फैसले में कि कोई भी अवैध निर्माण को बाद में इन्वायरमेंट क्लियरेंस देकर वैध नहीं किया जा सकता। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने उसी फैसले को बदल दिया। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जीएस पेपर 2 में सुप्रीम कोर्ट के रोल को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है। क्या निभाई? प्रोएक्टिव भूमिका निभाई, ऐसा पूछा भी गया। और समय पर उसने अपने ही फैसलों को बदल करके या सुधार करके इस प्रक्रिया को और मजबूत किया है, यानी लोकतंत्र को मजबूत किया। विवेचना कीजिए, डिस्कस कीजिए, व्हाटएवर आपसे पूछे। मजा आ गया? तो लिख पाएंगे ये एक पॉइंट कि इस केस में भी उसने ऐसा किया। ठीक है? तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो भाई एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई 16 मई वाले फैसले के खिलाफ। तो रिव्यू में कोर्ट ने यह कहा जो आज आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कल ही पढ़ाना था लेकिन कल टेक्निकल इश्यू था। कुछ परिस्थितियों में, शब्दों का चयन इसमें ध्यान से, कुछ परिस्थितियों में बाद में दी गई एनवायरमेंट क्लियरेंस, जिसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल
क्लियरेंस यानी बाद में दी गई पर्यावरण मंजूरी भी मान्य हो सकती है, यानी कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया है। तो इनको हम पलटूराम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। हम कहेंगे विजनरी डिसीजन, क्योंकि जितने कंस्ट्रक्शन हो चुके तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था ना, इतने हो चुके भैया, कहां गिराओगे उनको, कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी बहुत सारी परियोजनाएं जैसे एम्स कहीं भी बन जा रहे हैं, एयरपोर्ट बन जा रहे हैं, हाईवे बन जा रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट बन जा रहे हैं, डिफेंस के प्रोजेक्ट के प्लांट बन रहे हैं, बट उनकी एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोसेस नहीं हुई थी और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए थे। देश को विकास की आवश्यकता है। तो अगर ये पुराना फैसला 16 मई वाला लागू रहता तो केंद्र सरकार के 24 के आसपास प्रोजेक्ट, आपको याद होगा मैंने कराया था, और राज्यों के लगभग 29 के आसपास प्रोजेक्ट, और कुल कीमत अगर देखो तो लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं रुक जाती। तो कोर्ट ने क्या किया, करेज टू एक्सेप्ट कि नुकसान हो रहा था, इतने बड़े प्रोजेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, इन्हें एक झटके में रोकना सही नहीं है। मजा आ गया, निबंध में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो दो जजों ने, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका तर्क था, उन्होंने पक्ष में दिया, एक ने विरोध में दिया, तो दोनों हमें सीखना चाहिए। तो जो पक्ष में गए उन्होंने कहा भैया पब्लिक मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। और एक जस्टिस थे मिस्टर उज्जवल, उन्होंने कहा कि यह डिसीजन पर्यावरण के लिए खतरनाक मिसाल है, पहले निर्माण बाद में क्लियरेंस एक गलत तरीका है, यह उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों। तो मजा आ गया। ठीक है, बस ऐसे ही उड़ाते रहिए, यूपीएससी कुछ है नहीं, सेम सिलेबस एनवायरमेंट एथिक्स। ठीक है, तो यह निर्णय एनवायरमेंटल एथिक्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यह उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, भाई विकास भी होता रहे और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। तो इसको आप एज अ केस आप यूज करिएगा, बाकी और कुछ है नहीं, बाकी मैंने सब बता ही दिया आपको। ओके, आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं भैया, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं है। अब देखिए, मॉडल मेंस क्वेश्चन भी बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2025 के अपने उस फैसले को हाल ही में वापस लेने से, जिसमें, ठीक है ना, वो सारा प्रश्न आप पढ़िए, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया सेम उसी प्रश्न पर याद, एंजॉय करना है। शेख हसीना, माय गॉड, शेख हसीना को मौत की सजा मिली है मेरे बच्चों। इनमें मैं क्या पढ़ा दूं आपको, मुझे तो इसमें कुछ पढ़ाने लायक लगता नहीं। यानी आईसीजेड, बस ये जो ट्रिब्यूनल है, यू कांट स्टेप ट्वाइस, वही वाला आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आप कुछ भी नहीं है। यानी बांग्लादेश की राजनीति में तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा मृत्युदंड सुनाया गया, यानी जो बांग्लादेश का ही है, इसको आप, ठीक है ना। आपको बस इतना याद रखना है कि यह वही ट्रिब्यूनल है जिसे 2009 में शेख हसीना ने खुद बनाया था, ताकि 1971 के युद्ध अपराधों के आरोपियों को सजा दी जा सके। लेकिन सत्ता बदलने के बाद आपको पता है क्या होता है, उसी ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर दिया गया, और दक्षिण एशिया में न्यायिक संस्थाओं के राजनीतिकरण का बड़ा उदाहरण। तो याद रखिएगा, एक शब्द पकड़िए पकड़िए पकड़िए, न्यायिक संस्थाओं का राजनीतिकरण है, यानी कि जिसकी सत्ता, संस्थाएं उसी के पक्ष में चली जाती हैं। तो यहां न्यायिक संस्था गई, इसलिए न्यायिक संस्थाओं के राजनीतिकरण का उदाहरण ये बताया जा रहा है। क्लियर है। अब आते हैं, इसमें मामले की पृष्ठभूमि भी बताई गई है कि पिछले वर्ष बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में जो कोटा सिस्टम होता है, और उसके अलावा जो सरकार में भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ बड़े स्तर पर छात्र आंदोलन हुए थे, आपको पता होगा। और यूएन की रिपोर्ट भी थी, वहां पर थोड़ा इनकी मिस्टेक भी थी, ऐसा नहीं, कभी कभी आपको मध्यम हो जाना चाहिए। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 46 दिनों में 1400 लोगों की मौत भी हुई थी। तो जब नई सरकार आई, उसने इसी विषय को मुद्दा बनाया, और उन पर मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुकदमा चला, 5 आरोप लगे, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश, नंबर 1। दूसरा, ऐसे 3-4 और हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या, यही मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण, आगे क्या। तो वो तो है भारत में,
यानी भारत में वो निर्वासित जीवन जी रही और भारत उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजेगा। इसलिए इस निर्णय का कोई तत्काल प्रभाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक असर बहुत बड़ा है। बांग्लादेश में ध्रुवीकरण बढ़ेगा और भारत बांग्लादेश संबंधों में नई संवेदनशीलताएं आएंगी। ठीक है, बस इतना, और इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, बस एक छोटा सा प्रश्न प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी प्रीलिम्स और लिम्स के लिए दे। पूर्व प्रधानमंत्री क्वेश्चन भी बना दिया, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बस ये तो उन बच्चों के लिए जो 27-28 वाले हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा अच्छी, मतलब मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा मतलब आनंद टाइप का रहता है कि आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं बहुत अच्छे से। तो पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि इसको है। ठीक है ना, क्लियर है? तो भैया अब आ गया है ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग। इसमें भी कुछ नहीं, हमारे यूपीएससी के लिए मेरे बच्चों केवल इतना ही है बस, कि यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2012 का, एक बार आप चेक करिएगा। ए से पूछा है, ए से क्या पूछा है कि जीडीपी किसी देश की प्रगति का माप है, लेकिन जीडीपी के साथ साथ जीडीएच, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, यानी उस देश में कितनी खुशहाली है, इनके द्वारा ही हम किसी देश की समृद्धि को माप सकते हैं, आपको याद होगा। तो ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग आई है, यानी दुनिया के देश कितने खुश हैं इसकी माप कैसे होती है और भारत कहां खड़ा है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, कौन लोग सबसे ज्यादा खुशी है? फिनलैंड। भारत 118वें स्थान पर है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान हमसे ऊपर है। अब सवाल यही है कि जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, नंबर 1, डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नंबर 3, तो हम कम खुश कैसे दिख जाते हैं? यहीं से एक कहानी शुरू होती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी अब आपको यह भी जानना चाहिए इसकी विश्वसनीयता के लिए किसको कैसे मापा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों का सर्वे किया जाता है, जैसे आपका, हमारे, ऐसे लोगों का 0 से 10 स्केल पर लोग अपनी जिंदगी को रेटिंग देते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना बच्चों, पहले ये पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं, ए बी सी डी, तो आप बताते हैं ए बी सी डी, सेम वैसे ही। तो ये जो रिपोर्ट है, ये एक गैलप वर्ड पोल, तो ये आप देख सकते हैं एक पोल होता है कि रिपोर्ट पर आधारित है। 6 चीजें देखी जाती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है गैलप की इस रिपोर्ट में। आय, यानी गैलप इनकम, और इनकम में भी जीडीपी पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति की जीडीपी में भागीदारी। अब आप समझ लीजिए यहीं से भारत खत्म। और राहुल गांधी जी का आता ना मैं खत्म, खत्म, तो यहीं से खत्म। पर कैपिटा जीडीपी, जीडीपी में लोगों की भागीदारी, पर कैपिटा इनकम नहीं। तो जीडीपी पर कैपिटा में तो भारत के हालात बिल्कुल ही खराब हैं। पढ़ाया हूं इस पर आर्टिकल भी, अगर आपको याद हो। तो आय यानी जीडीपी पर कैपिटा, अब इसमें तो लोगों की क्या ही भागीदारी है। सोशल कोऑपरेशन यानी सामाजिक सहयोग विभिन्न जातियों धर्मों के बीच में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ, इसी आधार पर मापा जाता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये परसेप्शन बेस्ड है, यानी धारणा आधारित स्कोर है कि मेरी क्या धारणा है इन 6 पॉइंट पर। ये सच्चाई नहीं है, बल्कि लोगों की महसूस की गई सच्चाई। यानी ये किसी देश की सच्चाई नहीं बता रहा है, लोग क्या महसूस करते हैं, तो ये लोगों का है। तो भारत कम क्यों दिखता है मेरे प्यारे बच्चों? तो केवल इसलिए नहीं कि भारत दुखी है, नहीं भैया, आपकी आकांक्षा, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और दिक्कत है तो आप दुखी रहेंगे। तो बढ़ती अपेक्षाएं, राइजिंग एक्सपेक्टेशन, यानी जैसे जैसे देश विकसित होता है लोग ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं। अरे आप नहीं देखते हमारे घर में रोटी में कुछ कमी हो जाए तो उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है? क्या इस देश में ऐसा है कि नहीं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सत्ता पक्ष के सांसद से पूछा जाता है कि विकास कैसे होगा, वो कहता है मोदी करेंगे। और विपक्ष वाला कहता है कि आज देश में ये नहीं, इसके लिए जिम्मेदार मोदी है। आप मोदी को पसंद करें ना करें बॉस, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं
मैं भी बीच में एक दो कुछ पॉइंट्स पर उनसे असहमति रखने लगा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें जब समझ में आ रही तो मेरी निगाह में वो भारत के कुछ चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में आते चले जा रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूंगा तो कोई ऑब्वियस है, एक मजबूत अध्यापक है जो हर दृष्टि से, डिग्री या किसी भी दृष्टि से ठीक ठीक है। हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार इस देश में, एवरीथिंग। तो क्यों? क्योंकि हमारे एस्पिरेशन, हमें सरकार से ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वही कह रहा है कि राइजिंग एक्सपेक्टेशन, बढ़ती अपेक्षाएं, जिसके कारण हमारी रैंकिंग नीचे चली जाती है। जैसे जैसे देश विकसित होता है लोग ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा शिकायत, और शिकायत को रिपोर्ट अनहैप्पीनेस मान लेती है, इसलिए ये रिपोर्ट हमें नीचे दिखाती है। दूसरा, लोकतंत्र में खुलापन होता है, डेमोक्रेसी में ओपननेस है। भारत में लोग खुलकर सरकार से सवाल पूछते हैं, मीडिया भी एक्टिव है, इससे डिससेटिस्फैक्शन ऊपर दिखाई देता है। लेकिन यह दुख नहीं है, बल्कि एक कंसाइसनेस है, ये चेतना है मेरे बच्चों। इसलिए तो हमको दुखी नहीं होना कि भारत नीचे है। तीसरा, हाँ, सामाजिक विश्वास में गिरावट, और इथिक्स में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रस्त है मेरे बच्चों। तो सोशल ट्रस्ट गिरा है, डिजिटल लाइफ, माइग्रेशन, अकेलापन, इससे सामाजिक विश्वास घटा है। जबकि फिनलैंड जैसे देशों में समुदाय बहुत मजबूत है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो तीन चीजें अब आपके मन में आएगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क, चूंकि हमारे देश में हर प्रकार का कंपेयर पाकिस्तान से होता है, जिसके मैं बिल्कुल पक्ष में, चूंकि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया के आसपास एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा कंपेयर चाइना के साथ होना चाहिए, भले वो साम्यवादी पूंजीवादी देश है, लेकिन फिर भी होना चाहिए, क्योंकि जिससे हम बड़े से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। पाकिस्तान के पास, अब कल मैं ऐसे खाना खा रहा था तो आज तक आ गया, लगा दे, चूंकि घर में और लोग ऑब्वियस है सब हिंदी देखना पसंद करते हैं, अदरवाइज मैं इंग्लिश चैनल ही देखता हूं न्यूज के लिए, चूंकि उसमें थोड़ा सा, चाहे इंडिया का हो चाहे फॉरेन अल जजीरा वगैरह हो, इसराइल टीवी भी मैं देखता हूं, यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। बीबीसी देखता था, लेकिन बड़ा उनका अजीबो गरीब उनका आने लगा तो उनका मैंने छोड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक मैंने लगा उसमें यही पाकिस्तान और भारत के बीच में उनके पास कितना फॉरेक्स है, हमारे पास कितना फॉरेक्स है। अरे यार, हटाओ उस देश को। इसलिए नहीं कि मैं कोई उससे नाराज हो कह रहा हूं, क्या चर्चा करना, चर्चा करो चाइना से कि उनका फॉरेक्स रिजर्व कितना बड़ा है, आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना बड़ा है। मतलब फिर वहीं पाकिस्तान भी लगाओ, लेकिन चाइना भी लगाओ ना, जिससे हम लोग मेहनत करें, नई पीढ़ी सीखे। पाकिस्तान पाकिस्तान, फिर भी अब आर्टिकल में भी वही है, पाकिस्तान भारत से ऊपर क्यों है? क्योंकि उनके समाज में एस्पिरेशन नहीं है। एस्पिरेशन वहां होगा जहां का नारा होगा, मोदी है तो मुमकिन है, केजरीवाल है तो कुछ होगा, योगी है तो सब कुछ है। कुछ लोग कहेंगे कि अखिलेश आएंगे तो ऐसा होगा। तो जिस देश में अपेक्षाएं हैं वहां पर तो लोग शिकायत करेंगे, लेकिन जहां अपेक्षा ही नहीं, जो मिला सब ठीक है, मुर्गा पकड़ा कटाक्ष काटा खाया, तो उनके समाज में अपेक्षाएं बहुत कम है। इसलिए वो हमसे ऊपर है, उनको अच्छा मत मानिएगा। कम अपेक्षा, कम शिकायत, आप समझ सकते हैं, स्कोर ज्यादा। यही वजह है कि आईएमएफ के संकट के बावजूद वह रैंक में ऊपर दिखाई देता है। कल मैं आज तक का ही डेटा आपके सामने रख दूं, अच्छा हुआ याद आया कि उसके पास केवल 3 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है कि वो वस्तुओं का आयात कर सकता है, यानी 1.65 लाख करोड़ अराउंड उसका फॉरेक्स रिजर्व बचा है। आप सोच लीजिए, केवल 3 महीने के आयात के बराबर उसके पास पैसा है, लेकिन वो खुशी है। तो असली समस्या मैट्रिक्स में है। इसको हम वेस्टर्न बायस कह सकते हैं। पश्चिम के लोग अपने ढंग से सारी रैंकिंग निकालते निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो बस यही सारी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका टॉपिक मजेदार। अब इसको आप कर लीजिएगा, और इसमें कुछ है नहीं। मजा आया तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस। मानवीय गतिविधियां, अब समुद्री गाय तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सी काऊ के बारे में सारी जानकारी आपको यहां दे दी गई है, ठीक है ना। सी काऊ प्रीलिम्स के लिए इनको खतरा है बस, तो पूरा कंटेंट है, इसमें मुझे कुछ भी आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। देख सकते हैं सी काऊ पर
डुगोंग पूरा एक एक चीज। सेंटिनल 6 भी समुद्र का पर्यवेक्षण करेगा, तो ये भी आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कल ही कंटेंट आपको दे दिया गया था। सच में ना बच्चों, एक बार कमेंट करिए, इसको तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं। अब आता है बच्चों, ये एक नई चीज शुरू कर रहा हूं, इसको देख करके तब जाइएगा। फ्रॉम एडमिशन टू सिलेक्शन बाय सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। चूंकि समय इसी का है, आज आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जो मुखर्जी नगर में हो, जरा चारों तरफ एड की भरमार आप देखिएगा। एक संस्था उसने लिखा है कि प्रीलिम्स का, ध्यान से समझिएगा, आप अगर कोई मुखर्जी नगर में आपका स्टूडेंट, आपका दोस्त एक बार पूछेगा, एड लगा हुआ है 22,000 ऑफलाइन और कुछ 20,000 या 25,000 ऑनलाइन प्रीलिम्स की मेंटरशिप, यानी ये 6 महीने की मेंटरशिप। और यही राजेंद्र नगर में हर जगह, क्योंकि सबको पता लग गया है कि जब तक फोकस नहीं होंगे तो बच्चा निकलेगा नहीं, वो आपके बारे में बोलेगा नहीं, आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं। तो यह एक न्यू नॉर्मल है, एक नई सच्चाई है, जिसको मैं बहुत पहले शुरू कर चुका हूं, यानी लगभग 2 साल पहले, जब मैंने अपना संगठन बनाया था। तो अब एक नए रूप में है, इसमें फीस भी हम लोग अभी, इसका कोई फीस वगैरह नहीं बताएंगे, तार्किक करने जा रहे, रैशनलाइज, जिसको आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सके, जिसमें सभी क्लासेस तो रहेंगी रहेंगी मेरी, बट प्लान क्या रहेगा, यानी जरा देखिएगा। फॉर मेंस सबसे पहले, यानी अगर 2028 है तो मेंस और प्रीलिम्स का कैसा, तो वही सेम ऑप्शनल जीएस पेपर फॉर एथिक्स ए से आपका केंद्रीय पार्ट होगा, फिर जीएस 3, फिर जीएस 2, फिर जीएस 1, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप जरा प्रोग्राम देखिएगा। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ये कंपलसरी अभी, मतलब ये तो कंपलसरी ऊपर वाले के साथ है, ये चलेगा कैसे देखिए। ऑप्शनल प्लस ए से ऑप्शनल प्लस जीएस 4, ऑप्शनल प्लस जीएस 3, ऑप्शनल प्लस जीएस, यानी ऑप्शनल कभी खत्म ही नहीं होगा, आप जरा देख लीजिएगा ये स्टडी। अब ये कैसे होगा कि यानी ऑप्शनल के साथ ही ऐसे ऐसे खत्म, तो ऑप्शनल के साथ ही एथिक्स, ऑप्शनल के साथ ही जीएस 3, एक साथ कोई चीज नहीं चलेगी, यानी और ऑप्शनल सबके साथ चलेगा। तो ये मेंस का रहेगा, और प्रीलिम्स का आप सबको पता ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी इसमें भी आ, बिल्कुल स्टेप बाय प्रेप, प्री स्टेप 1, फिर इसके बाद स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 आप देख सकते हैं। और इंटरव्यू की भी वीकली गाइडेंस होगी, क्योंकि बच्चों को बाद में बड़ी समस्या होती है। बाकी हमारा अभिव्यक्ति आईएएस का टेस्ट सीरीज, इसको बिल्कुल मत छोड़िए। एक आध बच्चे कहते हुए मुझे मिले व्हाट्सएप पे कि मेरे पास इनका इनका टेस्ट है, बड़ा गजब लगता है कि आप फॉलो मुझे कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज किसी और का दे रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि वो टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। जब मतलब अद्भुत अद्भुत नमन है आप सब बच्चों को, जरा एक मिनट सुन के जाइएगा। बच्चों, मैं कह रहा हूं कि मेरी टेस्ट सीरीज ये टेस्ट सीरीज है ही नहीं, ये टेस्ट सीरीज है। उसके साथ साथ यह टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन और कंटेंट है, जिसमें 11:30 बजे अभी आप मुझसे मिलने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के एक क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूंगा। क्या आप जो और टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, उसमें आपका मेन टीचर, जिसका फेस देख करके आप जाते हैं, क्या वो डिस्कस करेगा? क्या आपको पता है जो डिस्कस करने जा रहा है वो इंटरव्यू दिया हुआ है? तो कहने का मेरा मतलब है कि प्लीज ऐसे क्वेश्चन में हाथ जोड़ के विनती है, वो बच्चा है क्लास, मुझे पता है, लिख सकता है अपना नाम, मत पूछिए। दुख होता है, मैं कैसे कह सकता हूं कि पता चले कि आप कल को मुझे ही उल्टा सुनाओगे कि आपके कहने पर मैंने इनकी 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 सबकी कर ली, मेरा नहीं हुआ, गाली भी मैं ही खाऊं। प्लीज बच्चे, टेस्ट सीरीज वो लास्ट की बात होती है, अप्रैल में आपने और संस्थाओं की उठा ली, अभी नहीं। अभी हमारे साथ 6 महीने की हर एक बच्चे के लिए है। सो प्लीज, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये बहुत कुछ है। 11:30 बजे मिलिए। आज का सेशन मैंने सबके लिए फ्री कर रखा है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच बच्चों। 11:30 बजे अब हम लोग
मिलेंगे। सीसीपी प्रीलिम्स टेस्ट एनालिसिस के पहले सेशन में इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट हुआ, बट वो टेस्ट नहीं है, बहुत कुछ सीखने को है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसका भी मैं यहां पर लगाऊंगा। एक मैसेज उसने किया है, नेचुरल मैसेज बहुत होते हैं। तो आज जो हमारी बातचीत होगी, आप सबका एक्सपीरियंस क्या रहा है, पहले उस पर बात करेंगे और फिर और चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। 11:30 बजे ठीक क्लास स्टार्ट हो जाएगी।